हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS IPS स्टडी बाय कुंदन सिंह में। आज हम लोग तीसरा क्लास देखेंगे बायोलॉजी का, जो कि कल जो है दूसरा क्लास हुआ था। इसी तरह रेगुलर जो है हमारा बायोलॉजी का क्लास चलेगा। बिल्कुल फाउंडेशन बैच है, शुरू से क्लास चल रहा है चैप्टर वाइज। ठीक है, अगर अभी तक हमारे इस चैनल MS IPS स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए, आज समय को ना गवाते हुए आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए बाबू, आज हम लोग पढ़ेंगे मानव जेनेटिक्स यानी ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में, मानव आनुवंशिकी के बारे में। ठीक है बाबू, चलिए ध्यान देंगे। गुणसूत्र जो है क्रोमोसोम का नामकरण जो है W. वाल्टियर ने 1888 ईस्वी में किया था। कब किया था बाबू? 1888 ईस्वी में। किसने किया था? W. वाल्टियर ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। एकदम बिल्कुल जो है इसको नोट्स बना करके अगर लिखना चाहे तो आप लिख लें और इसको याद कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आपका बन जाता है, जीन किस गुणसूत्रों पे पाया जाता है? तो जीनोम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव के कोशिकांगों में होती है तो उसे प्लाज्मा जीन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्लाज्मा जीन। एक बार और ध्यान देंगे, गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव के कोशिकांगों में होती है तो उन्हें प्लाज्मा जीन कहते हैं। ठीक है बाबू, चलिए आगे ध्यान देंगे। 1956 ईस्वी में जो है एस वेंजर द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई। किसके द्वारा दी गई? एस वेंजर के द्वारा। कब दी गई? 1956 में दी गई बाबू। ठीक है, इनके अनुसार जीन के कार्य की इकाई को जो है सिस्ट्रॉन, उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटॉन तथा पुनः संयोजन की इकाई को जो है रेकॉन कहा गया। क्या कहा गया? रेकॉन कहा गया। फिर से एक बार दोहरा रहे बाबू, याद करिएगा। 1956 में जो है एस वेंजर द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा जो है दी गई। इसके अनुसार जीन के कार्य की इकाई जो है सिस्ट्रॉन, उत्परिवर्तन की इकाई म्यूट्रॉन तथा पुनः संयोजन की इकाई को जो है रेकॉन कहा गया। ओके बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव में 20 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। कितने? मानव में जो है 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑर्थर कॉर्नवर्ग ने 1962 ईस्वी में DNA पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की थी। कब की थी बाबू? 1962 ईस्वी में। कौन से एंजाइम का खोज की थी? तो DNA पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की थी। किसने की थी? ऑर्थर कॉर्नवर्ग ने। ठीक है, जिसकी सहायता से DNA का संश्लेषण होता है। क्या होता है बाबू? DNA का संश्लेषण इसी की सहायता से होता है। किसके सहायता से होता है? DNA पॉलीमरेज नामक एंजाइम के कारण। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब हम लोग देखेंगे मनुष्य में लिंग निर्धारण। ठीक है, ह्यूमन में लिंग निर्धारण। अंडरस्टैंड, ये हमारा टॉपिक है, मनुष्य में लिंग निर्धारण। ध्यान दीजिए, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या तो मैंने पहले ही बता दिया था, 23 जोड़ा। जोड़ा में पूछे 23 जोड़ा, और अगर संख्या में पूछे तो 46 होता है, यानी 46 होता है। अब देखिए, प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से तथा दूसरा शुक्राणु के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। ठीक है बाबू, अब आगे बढ़ते हैं। शुक्र जनन जो होता है में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। आधे वे जिनमें 23वीं जोड़े का एक्स गुणसूत्र आता है, अर्थात 22+X जो है आधे वे जिनमें 23वीं जोड़ी वाई गुणसूत्र होता है, यानी 22+Y। नारियों में एक समान प्रकार का गुणसूत्र अर्थात 22+X तथा 22+X वाले अंडाणु पाए जाते हैं। ठीक है, एकदम याद रखिएगा आप लोग, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, निषेचन के समय यदि अंडाणु X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो युग्मज जो है जाइकोट में 23वीं जोड़ी XX होगी और इसके बनने वाले संतान लड़की होगी। इसके विपरीत किसी अंडाणु में Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचित होता है तो XY गुणसूत्र वाला जो है युग्मनज बनेगा तथा संतान जो है लड़का होगा। अतः पुरुष का गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है बाबू, अब देखिए नोट्स में एक हम देख लेंगे, परकनली शिशु के मामले में निषेचन परकनली के अंदर होता है। ठीक है बाबू, बाबू अब हम लोग जो है वनस्पति विज्ञान को शुरू करते हैं। ठीक है, वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी को शुरू करते हैं। किसको बाबू? बोटनी को। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा उसके आगे वाले चैप्टर को हम लोग बोटनी अब स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए,
बोटनी को शुरू करने से पहले आखिर बोटनी है क्या, एक दृष्टिकोण में हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब चलिए सॉरी, ध्यान देंगे। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं, यानी बोटनी कहते हैं। फिर से ध्यान देंगे बाबू, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को हम लोग वनस्पति विज्ञान बोटनी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, थियोफ्रेस्टस जो है वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको क्या कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को जो है वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है बाबू, अब आइए क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पादपों का वर्गीकरण के बारे में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, एकलर जो है, एकलर ने 1883 ईस्वी में वनस्पति जगत का वर्गीकरण निम्न रूप से किया था। कब किया था? 1883 ईस्वी में वनस्पति जगत का वर्गीकरण जो है निम्न रूप से किया था। कौन किया था बाबू? एकलर ने किया था। ठीक है, किसने किया था? एकलर ने। अब एक रिपीट करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा देखेंगे। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। किसको कहा जाता है बाबू? थियोफ्रेस्टस को जो है बोटनी का फादर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और फादर ऑफ बोटनी को किसको कहते हैं बाबू? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। और एकलर ने जो है 1883 ईस्वी में वनस्पति जगत का वर्गीकरण निम्न रूप से दिया था। अब कैसे दिया था इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए बाबू, यहाँ पे पादप जगत, इसको जो है हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक क्राइप्टोगेम के बारे में, क्राइप्टोगेम में, और एक जो है फेनरोगेम में। ठीक है, अब देखिए, इसको तीन भागों में बांटते हैं, जिसको हम लोग थैलोफाइटा बोलते हैं, ब्रायोफाइटा बोलते हैं, टेरिडोफाइटा बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फिर से ध्यान देंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, और इसको जो है दो भागों में बांटे, जिसको नग्न बीजी कहते हैं, आवृत बीजी कहते हैं। क्या कहते हैं? नग्न बीजी कहते हैं और आवृत बीजी कहते हैं। अब देखिए बाबू, थैलोफाइटा को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, जिसको शैवाल बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं, और कवक फंगी बोलते हैं। इसके बाद जो है बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है बाबू, और आगे हम लोग बढ़ते हैं बाबू। आवृत बीजी को जो है हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। एक बीज पत्री, क्या बोलते हैं इसको? एक बीज पत्री, और दूसरे को द्विबीज पत्री। फिर से एक बार ध्यान देंगे, पादप जगत को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, क्राइप्टोगेम, ठीक है, और फेनरोगेम। ठीक है, इसके बाद जो है क्राइप्टोगेम को तीन भागों में बांटते हैं। पहले को बोलते हैं थैलोफाइटा, और दूसरे को बोलते हैं ब्रायोफाइटा, तीसरे को बोलते हैं टेरिडोफाइटा। अंडरस्टैंड? चलिए अगला देखिए। अब यहाँ पे फेनोरोगेम को जो है दो भागों में बांटते हैं, एक को नग्न बीजी बोलते हैं और दूसरे को आवृत बीजी बोलते हैं। अब आगे देखिए, थैलोफाइटा को जो है हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, एक को शैवाल बोलते हैं यानी एल्गी, और कवक फंगी और जीवाणु बैक्टीरिया, और इधर जो हम लोग आवृत बीजी को जो है दो भागों में बांटते हैं, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक एक करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्राइप्टोगेमस के बारे में स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, क्राइप्टोगेमस आखिर है क्या? देखिए बाबू, इस वर्ग में पौधों में पुष्प तथा बीज नहीं होता है। क्या क्या नहीं होता है? पुष्प और बीज नहीं होता है। ठीक है, पुष्प यानी फूल, और बीज जो होता है वो नहीं होता है। ठीक है, इनमें निम्न समूह में बांटा गया है। इसको एक जो है ग्रुप में बांटा गया है, समूह में बांटा गया है। किस किस समूह में बांटा गया है उसको हम लोग देखेंगे। पहला समूह को हम लोग बोलते हैं थैलोफाइटा। क्या बोलते हैं बाबू? थैलोफाइटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलोफाइटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैलोफाइटा आखिर है क्या, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अगर अभी तक हमारे इस चैनल MS IPS स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, और अगर इसका आपको PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करें या कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसका PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे, थैलोफाइटा आखिर है क्या? यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। क्या है? वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है, बिग ग्रुप ऑफ द बोटनी। अंडरस्टैंड? इस समूह में पौधों का शरीर सुकाय होता है। क्या होता है बाबू? सुकाय होता है। अर्थात, ध्यान दीजिए, अर्थात पौधे जड़, तना एवं पत्ती आदि में जो है विभक्त नहीं होते हैं। इसमें संवहन उत्तक नहीं होता है। अब एक और क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव बनता है, किसमें संवहन उत्तक नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन इसका करेक्ट होगा थैलोफाइटा। एकदम बिल्कुल जो है हम आपको जीरो लेवल से लेकर के चल रहे हैं। आज बोटनी का क्लास हमने स्टार्ट किया है। ठीक है,
अब इधर ध्यान दीजिए, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह में पौधों का शरीर सुकाय का होता है, अर्थात पौधे का जड़ जो है तना एवं पत्ती आदि से विभक्त नहीं होते हैं, और इसमें जो है संवहन उत्तक नहीं होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं बाबू शैवाल के बारे में, एल्गी के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू, आखिर अब शैवाल है क्या, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, शैवालों के अध्ययन को जो हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं, क्या बोलते हैं, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, एग्जाम में क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, शैवालों के अध्ययन क्या कहलाते हैं, तो इसको हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, फाइकोलॉजी कहते हैं। किसके अध्ययन को, शैवालों के अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। चलिए आगे अब हम लोग ध्यान देंगे, समझ में आ रहा है तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, चलिए आगे देखिए, शैवाल जो है प्रायः पर्णहरित युक्त होते हैं, संवहन युक्त ऊतक जो है रहित होते हैं, आत्मपोषी होते हैं, इनका शरीर सुकाय सदृश होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए बाबू, एक बार और ध्यान दीजिए शैवाल के बारे में। शैवाल प्रायः जो है पर्णहरित युक्त, संवहन ऊतक रहित होते हैं, आत्मपोषी होते हैं, और इनका शरीर जो है सुकाया सदृश होता है। अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, लाभदायक शैवाल आखिर कौन कौन से हैं, एक एक करके हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और एग्जाम में फोड़ेंगे। चलिए, पहला है भोजन के रूप में। अब फूड के रूप में कौन कौन से होते हैं इसको देखिए, पोरफायरा, अल्बा, सरगासन, लेमिनेरिया, नॉस्टॉक आदि। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान दीजिए बाबू, फिर से एक बार रिपीट करवा दे रहे हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्लास में पूरा डाउट क्लियर, क्लास में सारा कंसेप्ट क्लियर, सब याद करवा दूंगा मैं। पहला है फोरफायरा, अल्बा, सरगासन, लेमनेरिया, नॉस्टॉक इत्यादि। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको देखते हैं बाबू, सेकेंड को, आयोडीन बनने में। आयोडीन बनने में किस, क्या चीज बनने में, आयोडीन बनने में। इस पहला इसमें क्या आता है, लेमिनेरिया। क्या आता है बाबू, लेमिनेरिया। फ्यूकस, क्या है बाबू, फ्यूकस, क्या है बाबू, फ्यूकस। और पहला क्या है, लेमिनेरिया। लेमिनेरिया आयोडीन बनने में, लेमिनेरिया, और दूसरा फ्यूकस। आगे बढ़ते हैं, एक्लोनिया। क्या है बाबू, एक्लोनिया। एक्लोनिया बिल्कुल क्लास में जो है मैं याद करवा दूंगा। चलिए तीसरा देखते हैं, खाद के रूप में। किसके रूप में, खाद के रूप में माय डियर, किसके रूप में, खाद के रूप में। इसको बोलते हैं नॉस्टॉक। क्या बोलते हैं, नॉस्टॉक। और दूसरे को क्या बोलते हैं, एनाबिना। क्या बोलते हैं, एनाबिना। और तीसरे को कैल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, कैल्प बोलते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिए, चौथा हम लोग देखते हैं, औषधि बनाने में। हाउ टू मेक ए मेडिसिन। मेडिसिन बनाने में, औषधि बनाने में क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है, इसको देखिए, क्लोरेला से क्लोरेलिन नामक जो है प्रतिजैविक एवं एल्मेनेरिया से टिंजर आयोडीन बनाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर से एक बार ध्यान दीजिए, औषधि बनाने में क्लोरेला से जो है क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक एवं लेमेनेरिया से जो है टिंजर आयोडीन बनाई जाती है। पांचवा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं बाबू, अनुसंसाधन कार्य में। ठीक है, अनुसंसाधन कार्य में क्लोरेला जो है एस्टीटेबुलेरिया, बोलोनिया आदि जो होता है। अब देखिए नोट में हम लोग समझेंगे, आखिर क्लोरा नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान से केबिन के हौज में जो है उजागर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकते हैं। फिर से समझिए बाबू, नोट में इंपॉर्टेंट है, क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकते हैं माय डियर। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं माय डियर। अब हम लोग जो है फंगी को समझेंगे, फंगी यानी कवक को समझेंगे। ठीक है, कवक को अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। अब देखिए, इसके अध्ययन को हम लोग कवक विज्ञान कहते हैं, इंग्लिश में माइकोलॉजी कहते हैं। कवक विज्ञान को इंग्लिश में माइकोलॉजी कहते हैं और कवक के अध्ययन को हम लोग कवक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट था ये हमारा। अगला देखिए, कवक जो है पर्णहरित सकेंद्रीय संवहन उत्तक रहित थैलोफाइट है। क्या है, कवक जो है पर्णहरित रहित जो है सकेंद्रीय संवहन उत्तक रहित थैलोफाइट है। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, हमको ऐसा आशा हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कवक में संचित भोजन जो है ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। इसके बाद समझने का प्रयास करिए आप लोग, इसकी कोशिका भित्ति जो होती है,
कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में कि कवक के विज्ञान को कवक के बारे में पढ़ने वाले अध्ययन को हम लोग कवक विज्ञान कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, कोशिका भित्ति कवक की क्या चीज की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है बाबू? काइटिन की बनी होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कवक जो है पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? कवक पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। सबसे अधिक जो है हानि रस्ट और समट में से होती है। किसमें होती है? रस्ट और समट में होती है। पौधों में कवक के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग जो है इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, सरसों का सफेद रस्ट जो होता है और गेहूं का ढीला समट होता है, या गेहूं का किट्टू रोग हो गया, या आलू का अंगमारी हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग गन्ने का लाल अपक्षय के बारे में, मूंगफली का टीका रोग हो गया, आलू का मस्सा रोग हो गया, धान की भूरी अर्ध चित्ती हो गई, आलू की पछेला अंगमारी हो गई, पांकुरों की डैपिंग रोग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रोग कौन कौन से किस कवक के कारण होते हैं। सबसे पहला रोग है दमा। क्या है बाबू? दमा। ये जो है एस्परजिलस फ्लूमिगेट्स नामक कवक के कारण होता है। एथलीट फ्रूट जो है टीनिया पेडिस के नामक होता है। खाद जो है एक्रेसस एस्केबिज के कारण होता है। गंजापन जो है टीनिया कैपिटिस के कारण होता है। दाद रोग जो है ट्राइकोफ्टाइन लेस्कोएस के नाम के कारण होता है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू? बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। जीवाणु के बारे में हम लोग जानने का काफी प्रयास करेंगे। देखिए, जीवाणु की खोज जो है 1683 ईस्वी में कब किया था? 1683 ईस्वी में हॉलैंड के एंटोनिवान ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। कब किया था? 1683 ईस्वी में। कब किया था बाबू? 1683 ईस्वी में। अगर क्वेश्चन आए जीवाणु का खोज किसने किया था, तो जीवाणु का खोज जो है, जीवाणु का यानी बैक्टीरिया का खोज जो है 1683 ईस्वी में एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है, अब देखिए जीवाणु विज्ञान का पिता जो है ल्यूवेनहॉक को ही कहा जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरिया किसको कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को ही कहा जाता है। आगे ध्यान दीजिए, एहरेनबर्ग जो है 1829 ईस्वी में जीवाणु का नाम दिया था। कब दिया था? 1829 ईस्वी में जीवाणु का नाम दिया था। किसने दिया था? एहरेनबर्ग ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। 1843 से 1910 ईस्वी में रॉबर्ट कोच ने कॉलरा तथा तपेदिक के जीवाणुओं की खोज की तथा रोग का जन्म सिद्धांत बताया। कब बताया? 1843 से 1910 में जो है रॉबर्ट के कोच कॉलरा तथा तपेदिक जीवाणु की खोज की तथा रोग का जन्म सिद्धांत बताया। अगला हमारा पॉइंट है 1812 से 1892 ईस्वी में जो है 1812 से 1892 ईस्वी में जो है लुई पास्चर ने रेबीज का टिक्का दूध का जो है पास्चुराइजेशन की खोज की। अब एक और क्वेश्चन आता है, रेबीज के टिक्का का खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने किया था। रेबीज के टिक्का का खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। दूध के पास्चुराइजेशन का खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। दूध के पास्चुराइजेशन का खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने किया था। आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आकृति के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं। आकृति के आधार पे जीवाणु जो है कई प्रकार के होते हैं। इसको मेनी टाइप से डिवाइड किया गया है। पहला को हम लोग छड़ाकार या बैसिलस कहते हैं। क्या कहते हैं? छड़ाकार या बैसिलस कहते हैं। यह जो है छड़नुमा या बेलनाकार होता है। किसके आकार का होता है? यह जो है छड़नुमा या बेलन आकार का होता है। और दूसरे को हम लोग गोलाकार या कोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलस या कोकस कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? गोलस या कोकस कहते हैं। गोलाकार या कोकस कहते हैं। ये गोलाकार एवं सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं? ये गोलाकार होते हैं और काफी छोटे जीवाणु होते हैं। तीसरा को हम लोग कोमा आकार बोलते हैं, कोमा सेप्ट बोलते हैं, या जो है विब्रियो बोलते हैं, विब्रियो बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अंग्रेजी के चिन्ह कोमा के आकार के उदाहरण विब्रियो, कॉलरी आदि। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चौथे को जो देखते हैं, चौथे को जो है स्प्रिला आकार बोलते हैं। स्प्रिला आकार क्या बोलते हैं बाबू? स्प्रिला आकार बोलते हैं। ठीक है, स्प्रिंग या स्क्रू के आकार, स्प्रिंग या स्क्रू के आकार। ठीक है, चलिए बाबू, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और आपको जो है अच्छे से समझाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एजोटोबैक्टर जो है एंजो जो है स्पाइरिलम तथा क्लोरेडियम जीवाणु की कुछ जातियां स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती है और वह मिट्टी के कणों के बीच जो है स्थित वायु में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। अगला हम लोग देखते हैं एनाबीना। क्या है बाबू? एनाबीना। तथा नॉस्टॉक। क्या है? नॉस्टॉक नामक जो है साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की N2 जो है का स्थिरीकरण करते हैं। कब करते हैं? साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की N2 का स्थिरीकरण करते हैं। अगला देखिए राइजोबियम। क्या है बाबू? राइजोबियम। क्या है बाबू? राइजोबियम। क्या है बाबू? राइजोबियम। देखिए बैटरी राइजोबियम जो है इत्यादि जीवाणु की जातियां लेग्नुमिनोसी मटर कुल के पौधे में जड़ों में रहती है। कहाँ रहती है? मटर कुल के पौधों के जड़ों में रहती है और वायुमंडलीय N2 के स्थिरीकरण करती है। क्या करती है? वायुमंडलीय N2 का जो है स्थिरीकरण करती है। दूध को अधिक दिनों तक जो है सुरक्षित रखने के लिए इसका पाश्चीकरण करते हैं। इसे दो विधियां होती है। क्या विधियां होती है? दो विधियां होती है। दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं? पाश्चीकरण करते हैं। चलिए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं पाश्चीकरण के बारे में। ठीक है बाबू? चलिए बाबू थोड़ा पानी पी ले। हाँ, चलिए बाबू ध्यान दीजिए। पहला को हम लोग बोलते हैं लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। क्या बोलते हैं? लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। क्या बोलते हैं बाबू? लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। LTH दूध को जो है 62.8 डिग्री सेल्सियस 62.8 डिग्री सेल्सियस पर जो है 30 मिनट तक इसको गर्म किया करते हैं। ठीक है। दूसरे को देखते हैं हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। ST इसको बोलते हैं। ST बोलते हैं। दूध को जो है 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड तक गर्म करते हैं। अब आगे देखिए चर्म उद्योग में जो है चर्म उद्योग में चमड़े से बालों और वसा हटाने के कार्य जीवाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा होता है। इसे चमड़ा कमाना कहते हैं। क्या कहते हैं? चमड़ा कमाना कहते हैं, टैनिंग कहते हैं। ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अचार हो गया, मुरब्बा हो गया, शरबत को जो है शक्कर की गाढ़ी चाशनी में या अधिक नमक में रखते हैं ताकि जीवाणुओं का संक्रमण होते ही जीवाणुओं का जीव जो है द्रव्य कुंचन हो जाता है तथा जीवाणुओं का नष्ट हो जाता है। इसलिए अचार मुरब्बे बहुत अधिक दिनों तक खराब नहीं होते हैं। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, अचार मुरब्बा अधिक दिनों तक के खराब नहीं होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो अचार मुरब्बे शरबत को जो है शक्कर की गढ़ी चाशनी या अधिक नमक में रखते हैं ताकि जीवाणुओं का संक्रमण जो है होते ही जीवाणुओं का जीव द्रव्य कुंचन हो जाता है तथा जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए जो है हम अचार मुरब्बे को बहुत अधिक दिनों तक खराब नहीं होने देते हैं। आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। इसको देखते हैं शीत संग्रहार। कोल्ड स्टोरेज में न्यूनतम तापमान जो है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -18 डिग्री सेल्सियस यानी -18 डिग्री सेल्सियस पर सामग्री का चयन करते हैं। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं हम लोग ब्रायोफाइटा के बारे में। अब हम लोग शुरू करते हैं किसके बारे में बाबू? ब्रायोफाइटा के बारे में हम लोग शुरू करते हैं। अगर अभी तक हमारे इस चैनल MS IPS स्टडी बाय कुंदन सिंह को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके पहले सब्सक्राइब करें, तब वीडियो का आनंद लें। चलिए आगे देखते हैं। देखो बाबू, यह सबसे स्थलीय पौधे का समूह है, सरल स्थलीय पौधे का समूह है। ठीक है। इस प्रभाग में लगभग जो है 25,000 जातियां सम्मिलित की जाती है। कितनी? 25,000 जातियां सम्मिलित की जाती है। इसमें संवहन उत्तक अर्थात जो है जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। किसका अभाव होता है? जाइलम और फ्लोएम का जो है पूर्णतः अभाव होता है। इस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया जो है वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए बाबू, इस समुदाय में पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। क्या सहायता प्रदान करते हैं? मृदा अपरदन में को रोकने में जो है सहायता प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एस्फेगनम। क्या है बाबू? एस्फेगनम का नामक जो है मॉस अपने स्वयं के भार ले 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। इसलिए माली इसका उपयोग जो है पौधों को एक स्थान से दूसरा स्थान पर ले जाने और जो है बाबू समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू ध्यान देंगे। स्फेगनम मॉस का प्रयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? ईंधन के रूप में किया जाता है। स्फेगनम मॉस का प्रयोग जो है एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। स्फेगनम मॉस का प्रयोग जो है एंटीसेप्टिक के रूप में भी
किया जाता है। अब हम लोग शुरू करते हैं टेरिडोफाइटा। क्या शुरू करते हैं? टेरिडोफाइटा। उससे पहले कुछ विषाणु के बारे में हम लोग जान लेते हैं। किसके बारे में बाबू? विषाणु के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। ये विषाणु का खोज किसने किया था, ये सारा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है टेरिडोफाइटा को हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए बाबू, विषाणु की खोज जो है रूस के वैज्ञानिक इवान विस्की ने 1892 ईस्वी में किया था। किसने किया था? याद कीजिए, इवान विस्की ने कब किया था? 1892 में। कहाँ के रहने वाले थे? रूस के रहने वाले थे। क्या चीज़ का खोज किया था? विषाणु का। देखिए, तंबाकू के जो है मोजैक रोग का खोज के समय इनकी प्रकृति सजीव एवं निर्जीव दोनों प्रकार की होती है, इसी कारण इन्हें जो है सजीव और निर्जीव की कड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिविंग और नॉन लिविंग का जो है कड़ी भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए, विषाणु के निर्जीव होने के लक्षण क्या क्या है? ये कोसा रूप में नहीं होता है और इनको जो है क्रिस्टल बना करके निर्जीव पदार्थ की भांति बोतलों में भरकर वर्षों तक रखा जा सकता है। सजीव जैसे लक्षण इसमें क्या मिले थे? इनमें जो है न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुण होता है, और दूसरा जो है किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही यह सक्रिय हो जाता है। किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही यह क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है और एंजाइमों का संश्लेषण करने लगता है, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं। परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। किसके अनुसार? परपोषी प्रकृति के अनुसार बाबू विषाणु को जो है 3 टाइप्स में बांटा गया है, 3 प्रकार के होते हैं। पहले को हम लोग पादप विषाणु कहते हैं। इसका न्यूक्लिक अम्ल में जो है आरएनए होता है। क्या होता है? इसके न्यूक्लिक अम्ल में आरएनए होता है। पादप विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल में आरएनए होता है। दूसरा है जंतु विषाणु। क्या है बाबू? जंतु विषाणु। इनमें डीएनए या कभी कभी आरएनए भी पाया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है बैक्टीरियोज या जीवाणु भोजी। ये केवल जीवाणुओं पर आश्रित रहते हैं, ये जीवाणुओं को मार डालते हैं। इनमें डीएनए पाया जाता है, जैसे T25, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नोट, जिस विषाणु में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है उसे रेट्रो विषाणु कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस विषाणु में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है उसे रेट्रो विषाणु कहते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग टेरिडोफाइटा को हम लोग स्टार्ट करते हैं। टेरिडोफाइटा, देखिए टेरिडोफाइटा में जो है इस समूह में पौधे नमी छायादार स्थानों, जंगलों एवं पहाड़ों पर जो है अधिकता से पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बाबू? तो इसमें जो है पौधे नमी छायादार स्थानों, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं। दूसरा है पौधों का शरीर। पौधे का शरीर जड़, तना, शाखा एवं पत्तियों में विभेदित रहता है। तना साधारण जो है राइजोम के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है? राइजोम के रूप में रहता है, ठीक है बाबू। आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। पौधे जो है बीजाणु जनक होते हैं। क्या होते हैं? पौधे बीजाणु जनक होते हैं और जनन की क्रिया बीजाणु के द्वारा होती है। जनन की क्रिया बीजाणु के द्वारा होती है। इसके बाद इस समुदाय के पौधे में संवहन उत्तक पूर्ण विकसित होते हैं। क्या होते हैं? इस समुदाय के पौधों में संवहन उत्तक पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु जाइलम में वेसेल तथा फ्लोएम में जो है स्वकोशिकाएं नहीं होती है। क्या नहीं होती है? स्वकोशिकाएं नहीं होती है। आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला है फेनरोगेमस, ठीक है। फेनरोगेमस फूल वाला पौधा भी इसको कहा जाता है। चलिए देखिए, इस समूह में बाबू किसमें? फूल वाला पौधा में। इस समूह में पौधे पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, फाइनली एकदम डेवलपमेंट होते हैं, विकसित होते हैं। इस समूह के सभी पौधों में फूल, फल तथा बीज होते हैं। क्या क्या होते हैं? फूल, फल तथा बीज होते हैं। क्या क्या होते हैं? फूल, फल तथा बीज होते हैं। इस समूह के पौधे को 2 उप समूहों में बांट सकते हैं। कितने उप समूहों में बांट सकते हैं? 2 उप समूहों में बांट सकते हैं। पहले को हम लोग नग्न बीजी और दूसरे को आवृत बीजी में उसको कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग पहले जो है नग्न बीजी को हम लोग देखते हैं, ठीक है। नग्न बीजी के कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इनके पौधे वृक्ष, झाड़ी या आरोही के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं? पौधे वृक्ष, झाड़ी या आरोही के रूप में होते हैं। पौधे काष्ठीय, बहुवर्षीय और लंबे होते हैं। इनकी मूसला जड़ें पूर्ण विकसित होती है। परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है। परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है। ये मरुविद होते हैं। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिक्विया सेम्परविरेंस इसी के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं, ठीक है बाबू।
आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। सबसे छोटा जो है अनावृति बीजी पौधा जैमिया पिग्मिया है। जीवित जीवाश्म साइकस जिगोवाइलोआ या मेटोसिकोया है। ठीक है, जिगोवाइलोआ मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिगोवाइलोआ को मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं। साइकस के बीजांड एवं नर युग्मक पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। ठीक है बाबू, आगे देखिए। पाइनस के परागकण इतनी तादाद में होते हैं कि जो है पीले बादल बन जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। अब देखेंगे बाबू हम लोग जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है बाबू, जिम्नोस्पर्म का जो है आर्थिक महत्व के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहला है भोजन के रूप में। किसके रूप में? भोजन के रूप में। साइकस के तन्नों मंड निकाल करके खाने वाले साबूदाना बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है। इसलिए साइकस को सागोपाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सागोपाम कहते हैं। सागोपाम कहते हैं। दूसरा है लकड़ी वुड। चीड़, पाइन, सिकोया, देवदार, सप्रूस आदि की लकड़ी से फर्नीचर बनते हैं। तीसरा है वाष्पीय तेल। क्या है बाबू? वाष्पीय तेल। चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल, देवदार की लकड़ी से सैंडल का तेल तथा जूनेपेरस की लकड़ी से जो है सिड रॉक्स का तेल। अगला देखते हैं चौथा, टेनिन। क्या है बाबू? टेनिन। क्या है बाबू? टेनिन। देखिए चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने में काम आता है। चमड़ा बनाने तथा स्याही को बनाने में काम आता है। पांचवा है रेजिन। कुछ शंकु पौधा से रेजिन निकल जाता है। इसका प्रयोग वर्निश, पॉलिश, पेंट आदि में होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आवृत बीजी। क्या है बाबू? आवृत बीजी। इस उपसमूह के पौधे के बीज फल के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं? इस उपसमूह के पौधे के बीज फल के अंदर होते हैं। इन पौधों में जड़, पत्ती, फूल, फल, बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। इस उपसमूह के पौधे बीज जो है बीजपत्र होते हैं। बीजपत्रों की संख्या के आधार पर पौधे को दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है माय डियर? दो भागों में इसको विभाजित किया गया है। एक को एक बीजी पत्री बोलते हैं, दूसरे को द्विबीजी पत्री पौधे बोलते हैं। अब हम लोग एक बीजपत्री पौधे को देखते हैं। उन पौधों को कहते हैं जिनके बीज में सिर्फ एक बीजपत्र होता है। इनके कुल का नाम एवं प्रमुख पौधे का नाम निम्न सारणी में दी गई है। इसको हम लोग सारणी को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहला देखिए, कुल का नाम लिलियेसी। इसके अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं? लहसुन और प्याज। किसके अंतर्गत? लिलियेसी। इसके बाद दूसरा है पालमी। इसके अंतर्गत सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर आते हैं। इसके बाद है ग्रेमिनेसी। क्या बाबू? ग्रेमिनेसी। इसके अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं? गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्विबीजपत्री पौधे क्या क्या होते हैं इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इस वर्ग में वे पौधे आते हैं जिनके पौधों के बीजों में जो है दो पत्र होते हैं। इनके कुल का नाम जो है प्रमुख पौधों के नाम निम्न सारणी में दी गई है। इसको भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए बाबू, कुल है क्रूसीफेरी। इसके अंतर्गत मूली आता है, सलजम आता है, सरसों आता है। क्या क्या आता है? मूली, सलजम और सरसों। इसके बाद है मालवेसी। क्या है? मालवेसी। इसके अंतर्गत कपास, भिंडी और गुड़हल आता है। इसके बाद है लेग्यूमिनोसी। क्या है? लेग्यूमिनोसी। इसके अंतर्गत बबूल आ जाते हैं, छुई मुई आ जाते हैं, टचमी नॉट, कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली तथा सभी दलहन फसल। ठीक है, इसके बाद है कंपोजिट। क्या है बाबू? कंपोजिट। क्या है बाबू? कंपोजिट। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? सूरजमुखी का पौधा, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, डहेलिया इत्यादि आते हैं। पांचवा है रूटेसी। क्या है? रूटेसी। नींबू, चकुत्तरा, संतरा, मौसमी, बेल इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। छठा है कुकुरबिटेसी। क्या है बाबू? कुकुरबिटेसी। तरबूज, खरबूजा, टिंडा, कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, परवल, चिचिंडा, करेला इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है सतवा सिलोनेसी। क्या है बाबू? सिलोनेसी। आलू, मिर्च, बैंगन, मकोई, धतूरा, वेलाडोना, टमाटर इत्यादि आते हैं। इसके बाद आठवां है बाबू रोजेसी। क्या है? रोजेसी। स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग आते हैं प्लांट आकृति के बारे में, पादप आकृति के बारे में। सबसे पहले आकृति को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। विभिन्न पादप भागों जैसे जड़ हो गया, तन्ना हो गया, पत्ती हो गया, पुष्प हो गया, फल इत्यादि रूपों तथा गुणों को अध्ययन को आकृति कहते हैं। ठीक है,
सबसे पहले हम लोग अब जड़ को समझेंगे, रूट को समझेंगे। जड़ पौधे का अवरोही भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है। जड़ दो भागों की होती है, सबसे पहला को मूसलाकार जड़ कहते हैं और अगले को जो है अपस्थानिक जड़ कहते हैं। जड़ सदैव प्रकाश से जो है दूर भूमि की वृद्धि करती है। मूसला जड़ों का रूपांतरण जो है शंकु आकार का गाजर में होता है, कुंभी आकार का सलजम चुकंदर में होता है, तुर्क रूपी आकार का जो है मूली में होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। बाबू अब हम लोग तन्ना को पढ़ेंगे, स्टीम को पढ़ेंगे। यह पौधे का वह भाग जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, ठीक है। यह प्रांकुर से विकसित होता है। यह पौधे का परिवहन तंत्र बनाता है। देखिए तन्नों का रूपांतरण कहाँ कहाँ होता है। भूमिगत तने, कंद, आलू इसका उदाहरण है। धन कंद, भंडा, केसर इसका उदाहरण है। सलग कंद, प्याज इसका उदाहरण है। प्रकंद, हल्दी और अदरक इसका उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हम लोग पत्ती के बारे में आगे हम लोग पढ़ते हैं, लीफ के बारे में, पत्तियां के बारे में। यह हरे रंग की होती है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाना होता है। पत्ते का मुख्य काम क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाने का काम होता है। इसके बाद हम लोग पुष्प के बारे में, फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। यह पौधों का जनन अंग होता है। पुष्प में बड़ा दलपुंज, पुमंग और जयांग पाए जाते हैं। इसमें पुमंग नर जनन अंग तथा जयांग मादा जनंग होता है। पुमंग में एक या अधिक से पुंकेश्वर होते हैं। पुंकेश्वर के प्राकन पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है जयांग। इनमें जो है अंडप होते हैं। अंडप में 3 भाग होते हैं। पहले को अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र बोलते हैं। इसके बाद है प्रागन। प्राग कोश से निकल करके अंडप के वर्तिकाग्र पर जो है प्राकणों के पहुंचने की क्रिया को प्रागन कहते हैं। प्रागन 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागन और परपरागन, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं निषेचन के बारे में। देखिए बाबू, प्रागनली बीजांड में प्रवेश करके बीजांडकाय को भेदती हुई भ्रूण कोश तक पहुंचती है और प्राकणों को वहां छोड़ देती है। इसके बाद एक नर युग्मक एवं अंडा कोशिका में संयोजन होता है, इसे निषेचन कहते हैं। निषेचन अंड युग्मन जाइकोट कहलाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं आवृत वृद्धि में निषेचन त्रिक संलयन, जबकि अन्य वर्ग में पौधे द्विसंलयन में होता है, ठीक है बाबू। अनिषेक फलन, कुछ पौधों में बिना निषेचन हुए ही अंडाशय से फल बन जाता है। इस प्रकार बिना निषेचन हुए फल के विकास को अनिषेक फलन कहते हैं। साधारणतः इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं, जैसे केला, पपीता, नारंगी, अंगूर तथा अनानास इत्यादि, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फलों का निर्माण। फल का निर्माण अंडाशय से होता है। संपूर्ण फलों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सरल फल जैसे अमरूद, केला इत्यादि, पुंज फल जैसे स्ट्रॉबेरी, रस भरी, संग्रहित फल जैसे कटहल, सहतूत इत्यादि, ठीक है बाबू। अब हम लोग और अच्छे से आगे बढ़ते हैं। कुछ फलों के निर्माण में बड़ा दलपुंज, दलपुंज का पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फलों को असत्य फल कहते हैं, फल्स फ्रूट कहते हैं, जैसे सेब हो गया, कटहल इत्यादि, ठीक है बाबू। अब देखिए कुछ फल एवं उसके खाने योग्य भाग, जैसे सेब का हम लोग पुष्पासन भाग खाते हैं, नाशपाती का भी पुष्पासन, आम का मध्य फल भित्ति खाते हैं, अमरूद का फल भित्ति बीजांडसन भी खाते हैं, अंगूर फल भित्ति और बीजांडसन भी खाते हैं, और पपीता का मध्य फल भित्ति, नारियल का भ्रूण पोष, टमाटर का फल भित्ति और बीजांडसन, केला का मध्य भाग एवं अंतभित्ति, गेहूं का जो है भ्रूण पोष तथा भ्रूण, काजू का पुष्प वृंत और बीजपत्र, लीची का एरिल, चन्ना का बीज पत्र एवं भ्रूण, मूंगफली का बीज पत्र एवं भ्रूण, सहतूत का रसीले परिदल पुंज, कटहल का परिदल पुंज व बीज, अनानास का जो है परिदल पुंज, नारंगी का जूसी हेयर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहीं क्लास समाप्त करते हैं और फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले नए क्लास में। अभी तक अगर हमारे इस चैनल MSIPS स्टडी बाई कुंदन सिंह को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। चलिए, थैंक यू।